All right, students. So here we are, starting with the fresh new chapter in class 11th, chapter number 3 in your textbooks. The chapter name is Classification of Elements and Periodicity in Properties. देखो चैप्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार वाइवा में डायरेक्टली आपका टीचर आपको सिर्फ इतना पूछेगा कि चैप्टर नंबर 3 का नाम बता दो. अब 99% बच्चे इस चैप्टर को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन शॉर्ट में याद रख लेते हैं, बट ना वहां पर मार्क्स कट जाएंगे. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तो दो पार्ट में ये चैप्टर डिवाइडेड है. एक पार्ट में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट में वो क्लासिफाई करने के बाद प्रॉपर्टीज के अंदर क्या पीरियोडिक ट्रेंड आता है वो हम यहां पर पढ़ेंगे. पहले के टाइम में ये आपके क्लास 10th का एक चैप्टर हुआ करता था, बट रिसेंटली एनसीईआरटी ने वो पार्ट जो है वो डिलीट कर दिया है क्लास 10th के अंदर. केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 हुआ करता था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बाद वाला चैप्टर, बट अब ये जो चैप्टर है वहां से डिलीट कर दिया क्योंकि 11th में ऑलरेडी था. तो उन्होंने बोला रिपीटेशन क्यों करवाना है बच्चों का, तो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन अब यहां पर पढ़ा जाता है. तो राइट फ्रॉम द स्क्रैच विल बी टेकिंग अप. So my first question to you guys, my dear friend, is what is classification and why do we need classification? पहला तो क्वेश्चन ही ये आता है कि what is classification? Excellent, excellent. So what I am able to take from you is कि सर classification का मतलब segregation on basis of something. Yes or no? On basis of something. इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन. जैसे कि हम क्लासिफाई करते हैं कि नमक क्या है, नमक की क्लास, मिर्च की क्लास, टूथपेस्ट की क्लास, राइट? सो वी क्लासिफाई on the basis of something, right? Similarly, my question over here is why do we need classification? Classification की जरूरत क्या है? ना, don't worry about the chapter. In general, why do we need classification? हमें किसी भी चीज को क्लासिफाई करने की जरूरत क्या है? हाँ, so basically I would say it is to make life, what my dear friend, easier. तो इस पर्टिकुलर पार्ट पे आपको ये चैप्टर को उस तरीके से समझना है कि हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118. अब आप सोचो अगर आप 118 एलिमेंट्स को स्टडी करने बैठ जाओ इंडिविजुअली और उनकी प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना हो, तो आप बोलोगे सर कल से साइंस बंद, कि सर 118 एलिमेंट को कौन ध्यान रखेगा. उसकी जगह पे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि इन एलिमेंट्स को कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन दिया जिससे अब हमें 7 रोज आज की डेट में और 18 कॉलम्स के ऊपर ही खाली स्टडी करना है. तो इंस्टेड ऑफ 118 थिंग्स मेरा 7 रो और 18 कॉलम में काम हो जाए तो क्या मेरी लाइफ इजी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इट्स वेरी सिंपल. आप सोचो कि आज आपकी मम्मी ने आपको 118 आइटम लाने के लिए बोला, 118 आइटम लाने के लिए बोला और वो 118 एलिमेंट्स आप लेने गए. एक केस है कि आप किराने की दुकान पे गए, नॉर्मल किराने की दुकान, और एक केस है आप मॉल में गए. कहां पर आपको वो 118 आइटम्स फास्टर मिल जाएंगी? मॉल, ऑब्वियसली, क्योंकि मॉल में हर चीज अपने बेसिस पे क्लासिफाइड है कि टूथपेस्ट, ओ वाह, अच्छा वहां पर तो किराने की दुकान पे तो थैली भी लेके जाना पड़ेगा, है ना. मॉल में तो क्या करेगा, वेलकम करेगा, ट्रॉली देगा पहले आपको, और कुछ लोग तो उसके अंदर बैठ के फिर मम्मी को बोलते हैं पुश करो मम्मा, अरे है कि नहीं. तो वो लेके आप क्या कर सकते हो, टूथपेस्ट के कॉलम में जाके जो लेवल का टूथपेस्ट आपको चाहिए, नमक वाला, बिना नमक वाला, रेड वाला, ब्लू वाला, कौन सा कलर, उसके बेसिस पे आप वो टूथपेस्ट उठा सकते हो. सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट चाहिए, टाटा नमक, हाँ भाई क्योंकि देश का नमक है तो भाई वो ही हम लेंगे,
है ना। फिर मिर्च कौन सी चाहिए, देगी मिर्च चाहिए, वो मिर्च चाहिए, ये मिर्च चाहिए, सारी क्लासिफाइड। तो मॉल में आपको फास्टर मिलेगा, बोलो हाँ कि ना। क्लासिफिकेशन मेड द लाइफ इजियर, इसीलिए लोगों ने मॉल को एक्सेप्ट करना चालू किया। सिमिलरली 18 ग्रुप और 7 रो को हमें फाइनली स्टडी करना है। बट इन सब की शुरुआत, ये क्लासिफिकेशन की शुरुआत कहां से हुई, वेयर डिड दिस क्लासिफिकेशन स्टार्ट फ्रॉम, दैट इज व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इज द रोड टू एवोल्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन। कि क्या हमने सीधा 18 ग्रुप और 7 रो बना दी थी? नहीं। जैसे एटम को पहले जे थॉमसन ने सोचा था, फिर रदरफोर्ड ने उसको चैलेंज किया था, फिर बोहर ने आके रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर कुछ बैकिंग दिया था कि हाँ भाई वो ऑर्बिट तो है लेकिन वो फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स हैं। अब वो चैप्टर कितना अच्छा लग रहा है कि हाँ यार ये सब तो अब ध्यान आ गया। अब फिर उसके बाद आया क्वांटम मॉडल, जिसमें हमें एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन पता चली और पता चला ओ ऑर्बिट्स तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। There is an area around the nucleus where the probability of finding electron is greater than 90%. पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। वैसे ही ये रोड टू एवोल्यूशन आपको बढ़िया से समझना है। उस रोड टू एवोल्यूशन में सबसे पहला और सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन हमें डॉबरनियर ट्रायड्स, डॉबरनियर करके साइंटिस्ट थे, जोहान वुल्फगैंग डॉबरनियर बोलते हैं इसको, बट शॉर्ट में हम इनको डॉबरनियर मानेंगे। इन्होंने ट्रायड्स के फॉर्म में क्लासिफिकेशन किया, 3-3 के ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। 1817 में ये पहला क्लासिफिकेशन आया। फिर इनके क्लासिफिकेशंस में कुछ लिमिटेशंस आई, तो सेकंड साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड, और उन्होंने ऑक्टेव्स के फॉर्म में हमारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। देखो ये ट्रायड्स, ये ऑक्टेव्स, नाम से पता चल रहा है 8 का ग्रुप, यहां पर 3 का ग्रुप। फिर आए Mendeleev, Russian scientist. So he was basically a British scientist, I think. Daubernier was German scientist, and Mendeleev was Russian scientist. Dmitry Mendeleev. So 1869 में उन्होंने इन दोनों के जो लिमिटेशंस थे उनको स्टडी करके एक बहुत क्लासिक पीरियोडिक टेबल बनाया। तो पहला जो पीरियोडिक टेबल हमारे लिए बना था वो मेंडलीव ने बनाया था। यहां पर और यहां पर टेबल नहीं बन पाया, वो जैसे जैसे हम आपको पढ़ाएंगे आपको पता चलेगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। करेक्ट, यस। सो मेंडलीव्स वाज द फर्स्ट जिसने हमें पीरियोडिक टेबल दिया। बट अगेन इन तीनों का प्रॉब्लम था कि ये एक पर्टिकुलर बेसिस पे एटम्स को क्लासिफाई कर रहे थे, बट एट द एंड हमें पता चला कि ये जिस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं एलिमेंट्स को, वो बेसिस ही फॉल्स है। और फिर उस बेसिस को चेंज किया गया इन द ईयर 1913 एंड हमारे को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला बाय हेनरी मोजले। तो आज की डेट में इस क्लास में हम ये और मेंडलीव तक का रोड टू एवोल्यूशन समझ लेंगे, क्योंकि ये अब आज की डेट में लिमिटेशन में चला गया है। तो इनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, वेरी वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट। सो विल मूव लिटिल ऑन द फास्टर साइड इन दीज 3 क्लासिफिकेशंस। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसको बहुत अच्छे से समझना है। फिर उस टेबल को बनाने के बाद वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड वी आर गोइंग टू स्टडी कि किस तरीके से आपके प्रॉपर्टीज, एटम्स की प्रॉपर्टीज किस तरीके से ट्रेंड करती हैं इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आर यू देयर विद मी? राइट। तो पहला क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर का नाम आपने लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसके बाद पहला क्वेश्चन लिखेंगे why classification is needed, why classification is needed, and you will write down the answer to that. We have already explained you classification is needed to make life easier and
understanding of elements and its properties, understanding of elements and its properties become easier. Then फिर लिखेंगे रोड टू एवोल्यूशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, रोड टू एवोल्यूशन ऑफ पीरियोडिक टेबल. One by one, write down the name of the scientists. Daubernier triads, Newland octaves, Mendeleev's, modern periodic table, Henry Moseley. यहां पर मैं आपको नाम दे देता हूं. You can write down this as Henry Moseley. ये चारों आपको लिस्ट में लिखने हैं. हां, जो ईयर्स हैं वो थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, बिकॉज मैंने एक रेफरेंस से ईयर्स को लिया है. आप एनसीईआरटी में इन ईयर्स को एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि क्या ये ईयर्स यही है. मैक्सिमम टाइम्स ईयर्स नहीं पूछे जाते हैं, सो आई एम नॉट वरीड अबाउट द ईयर्स. बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट्स. डॉबर्नियर, न्यूलैंड, मैंडलीव्स and modern periodic table Henry Moseley. Please write it down. All right, so this is what is basically the road to evolution. Now we will start with the first scientist. His name is Johann Wolfgang Daubernier. Daubernier triad. ठीक है. अब देखो, जब जब मैं एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट का थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं तीन चीजें उसमें कवर करूंगा. एक कि उसके टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे पहले, ठीक है. फिर दूसरा, उसने उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए क्या सोचा. एंड तीसरा, कि उसने जब सोचा तो सोचने के बाद वो कहां पर लिमिट हो गया, कि कहां पर उसका लिमिटेशन आ गया. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन ऑल द साइंटिस्ट. ठीक है. तो पहला, जैसे डॉबर्नियर, द फैक्ट इज less than 33 elements were known during his attempt of classification of the elements. अब इस भाई साहब ने किया क्या, पहले ध्यान से समझो, फिर आराम से लिख लेना. इन भाई साहब ने किया क्या. इन भाई साहब ने इन 33 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पहले स्टडी किया. जैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, और इन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाए. ठीक है. ही मेड ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स. और जैसे ये ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स इन्होंने बनाए तो इनको तीन तीन के ऐसे ग्रुप बनते हुए दिखे जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी मेरे बच्चे. तो ऐसे तीन का इनको एक ग्रुप मिला. सो एक ग्रुप वो बनाया, फिर दूसरा तीन का ग्रुप मिला, फिर तीसरा तीन का ग्रुप मिला. ऐसे इन्होंने तीन के ग्रुप्स बनाए. सो टोटल 9 एलिमेंट्स ही क्लासिफाई कर पाइए. बट क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट द क्लासिफिकेशन, इसीलिए हमें वो रिस्पेक्ट इनको देना पड़ता है हर साल कि भैया डॉबर्नियर, थैंक यू सो मच, आपने क्लासिफिकेशन का वो बीज बोया जिसकी वजह से हम आगे फर्दर सोच सके. ऐसे ही जे थॉमसन का मॉडल कंप्लीट फेलियर था. पॉजिटिव चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना, प्लम पुडिंग मॉडल. लेकिन फिर भी उनको हर साल क्यों पढ़ाया जाता है कि भैया रिस्पेक्ट है कि भाई तुमने वो मॉडल सोचना चालू किया तभी तो आगे कहानी बढ़ी ना. तुमने अगर सोचा ही नहीं होता, वो बीज बोया नहीं होता, तो कभी कुछ होता ही नहीं. बस वो चीज आपको समझनी है. सो डॉबर्नियर ट्रायड की स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूछी जाती है 2 मार्कर में. वो बोलता है व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, ध्यान से देखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर atomic mass in groups of 3, then the arithmetic mean of mass of first and third element is found approximately equal to the mass of central element. Let me give you an example. जैसे one of the triad was lithium, sodium and potassium. आप जरा देखो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के अंदर, नहीं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, हाँ ठीक है चलो. सो दिस इज एटॉमिक नंबर 3 बच्चा, और दिस इज एटॉमिक नंबर ये 11 है,
और ये मेरे प्यारे दोस्त आपका इज 11 के बाद 18 ऐड करो तो कितना होगा ये 3 11 18 ऐड करो इसमें, नहीं 8 ऐड करो तो 19, तो एटॉमिक नंबर 19 आएगा। अब एटॉमिक मासेस, इन्होंने मासेस के ऊपर देखो, एटॉमिक नंबर पे तो ये खेल ही नहीं रहे हैं, ये किस पे खेल रहे हैं, मासेस, कि ये बोल रहे हैं कि लिथियम का जो मास है, पोटेशियम का जो मास है, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपको एक्चुअली सोडियम का मास मिलेगा, आपको एक्चुअली सोडियम का मास मिलेगा। जैसे एटॉमिक मास ऑफ दिस इज 39, ओके, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 8, ऐड करो कितना हो रहा है 46 नहीं 47 नहीं, ये बेसिकली आई थिंक 7 है, हाँ, सो दिस इज 7, ठीक है, तो ये आपका 7 था लिथियम का, सो 39 प्लस 7 कितना होगा 46 डिवाइड बाय 2 करो कितना हो जाएगा 23। क्या वो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है, बोलो हाँ ना। तो इन्होंने ये बताया कि अगर आप 3 का ये जो ग्रुप मैंने बनाया है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रख दोगे तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास को ऐड करके उसका मीन ले लो तो आपको मिडिल एलिमेंट का क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा। एंड दैट इज व्हाट ही गेव एंड ही ट्राई टू ड्रॉ अ स्मॉल टेबल। अब ये टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि 33 एलिमेंट्स में से कितने क्लासिफाई हुए, सिर्फ 9। अब अगर आप देखो तो 7 प्लस 39 कितना हुआ 46 बाय 2 23, देखो आ गया मिडिल एलिमेंट। अब ध्यान देना दूसरा ट्राइड, अब ये ट्राइड्स पूछे जाते हैं एमसीक्यूज के अंदर, सो एमसीक्यूज के अंदर ये ट्राइड्स पूछे जाते हैं, सो मेक श्योर कि ये ट्राइड्स आप ध्यान रखें, लिथियम सोडियम पोटेशियम। फिर दूसरा है कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। जस्ट सी दिस 40 प्लस 137 तो आ गया 40 प्लस 137 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ गया 88.5 विच इज वेरी क्लोज टू स्ट्रोंशियम का मास। देखो एग्जैक्ट सेम आएगा ऐसा जरूरी नहीं, वेरी क्लोज टू द मिडिल एलिमेंट्स मास। सिमिलरली 35 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2 81 और यहां पर ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 आता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के मास को ऐड करके मिडिल एलिमेंट का मास मिल सकता है। दैट इज व्हाट वाज हिज स्टेटमेंट एंड दैट्स वेयर माय डियर फ्रेंड ही वन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। व्हाई इज बिकॉज उन्होंने पहला सीड रखा कि अच्छा एलिमेंट्स को ऐसे क्लासिफाई किया जा सकता है, बट इनका लिमिटेशन यही था कि ये सिर्फ 9 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाए, या मैं ऐसा बोलूं ये सिर्फ 3 ही ट्रायड बना पाए। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नोट डाउन। प्लीज पहले तो आप ये स्टेटमेंट को नोट डाउन करो, फैक्ट को नोट डाउन करो। फैक्ट नोट डाउन करते वक्त डॉबरनियर ट्रायड्स ब्रैकेट में ईयर ना लिख के लिखो, 33 एलिमेंट्स नोन ऐसा करके लिख लो। एंड देन स्टेटमेंट that when the elements are arranged, now this is a 2-marker question directly, this is a 2-marker question directly, so please make sure you write this statement very very nicely and then I will give you कि आप triads जो हैं उनको लिखो। तो पहले ये statement लिख लो फटाफट से, चलो। so triads, these are the triads। statement लिखने के बाद ये triads के ऊपर ध्यान दो। अब इस पार्ट के अंदर ना आपके दिमाग के साथ क्वेश्चन कैसे खेले जाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि भाई वो आपको डिफाइन करने के लिए बोल देगा, डिफाइन डॉबरनियर ट्रायड का लॉ, है ना। दूसरा क्वेश्चन, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, देखो वो बोलेगा देयर आर 3 एलिमेंट्स x y and z। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, x y and z with atomic masses as 20, 10 and 30 respectively। ठीक है, 20, 10 and 30 respectively। वो बोलेगा पॉइंट नंबर ए में बोलेगा अरेंज these in order of डॉबरनियर ट्रायड। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करना है, तो अरेंज करना है तो कैसे अरेंज करोगे, x y और z जाएगा, नहीं, किसका 10 था y का, तो y फिर x
और फिर z, ऐसा करके वो आपको अरेंजमेंट करने के लिए बोलेगा. नाउ दिस इज वन वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन. दूसरा तरीका क्या है? देयर आर 3 एलिमेंट्स x, y and z with atomic masses of y and z as 10 and 30 respectively. y and z as 10 and 30 respectively. वो बोलेगा कि भैया, अच्छा उधर उसने ऐसे दिया होगा y, x and z. सो ऐसे वो अरेंज करके देगा ना. अब वो बोलेगा व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट. तो आपको करना क्या है? 10 plus 30 divided by 2, so that is 40 divided by 2. आंसर क्या आ जाएगा? 20. ऐसे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस इस पार्ट में से बन जाते हैं. ठीक है. फिर तीसरा क्वेश्चन, अगेन आपको एक ट्रायड दे देगा. क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर द ट्रायड, डॉबर्नियर ट्रायड्स, वेयर the mass of chlorine is 35.5 and mass of iodine is 127. What is the mass of bromine? Actual elements दे दिए instead of x, y and z. Is that clear? बस इतने लेवल के क्वेश्चन डॉबर्नियर ट्रायड में से बन सकते हैं. इसके बाद डॉबर्नियर ट्रायड के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं. और वो क्यों खत्म हो जाते हैं? बिकॉज इस टॉपिक के अंदर लिमिटेशन है भैया. क्या लिमिटेशन है इस टॉपिक का? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस टॉपिक? दैट द डॉबर्नियर ट्रायड, डॉबर्नियर could only find how many triads? 3 triads. That is only total of 9 elements could be classified, and the Daubernier could not classify most of the elements of his time. 33 में से सिर्फ 9. तो क्लासिफिकेशन कोई बहुत बड़ा नहीं किया, लेकिन उसने सीड रख दिया. So that's where the magic started to happen. सो लिमिटेशंस डॉबर्नियर के जनरली पूछे नहीं जाते हैं. क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया. फिर आया ब्रिटिश साइंटिस्ट. नाउ ही वाज जर्मन, डॉबर्नियर, वुल्फगैंग डॉबर्नियर, राइट? जोहान वुल्फगैंग डॉबर्नियर. इसके बेसिस पे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं यहां तक. सो व्हाई डू वी रिक्वायर क्लासिफिकेशन? व्हाट आर डॉबर्नियर ट्रायड्स? लिथियम सोडियम फॉर्म अ डॉबर्नियर ट्रायड. द एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम पोटेशियम आर गिवन. सोडियम का निकालने के लिए बोल दिया. गिव द लिमिटेशंस ऑफ डॉबर्नियर ट्रायड. दैट्स इट. ठीक है. आते हैं नेक्स्ट, न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स. अब न्यूलैंड भैया आए, उन्होंने एक नया नजरिया देखा. उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि भैया सबसे पहले मेरे टाइम पे 56 एलिमेंट्स आ चुके हैं. 33 का कितना हो चुका? मतलब अनदर 23 एलिमेंट्स वर एडेड बाय द टाइम ही स्टार्टेड हिज क्लासिफिकेशन और ही पब्लिश्ड हिज क्लासिफिकेशन. नाउ व्हाट डिड ही से? सो J.A.R. न्यूलैंड, राइट? दिस इज जॉन ओलैंजो. आर का कुछ फुल फॉर्म होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट न्यूलैंड, यू हैव टू रिमेंबर इट एट न्यूलैंड. In 1865 said that if chemical elements are arranged according to their, again ध्यान से देखना, according to their increasing atomic mass. अब जरा नोटिस करना, पहले वाले ने भी एटॉमिक मास के बेसिस पे ही क्लासिफाई किया था. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में डाला था 3-3 के ग्रुप में. इन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में डाला, बट इन्होंने क्या बोला? Those with similar physical and chemical properties repeat after an interval of, देखो, occur after each interval of 7 elements. मतलब after every 7th element. तो पहले से स्टार्ट किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां. जैसे ही 8th एलिमेंट आता है तो वो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले की प्रॉपर्टी के साथ मैच हो रही है. ऐसे ही 9th वाले की प्रॉपर्टी 2nd वाले के साथ मैच हो रही है. ऐसे 10th वाले की प्रॉपर्टी 3rd के साथ मैच हो रही है. नाउ दिस बिकम्स वन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ न्यूलैंड. वो बोलेगा 10th एलिमेंट विल हैव द प्रॉपर्टी सिमिलर टू विच एलिमेंट. तो 10th एलिमेंट इज योर 8th एलिमेंट. तो आपको 7 एलिमेंट्स पीछे जाना है, तो मेरे बच्चे आपको 3rd एलिमेंट वहां पर टिक करके आना है. इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन होता है. यस, हाँ, तो ऐसे ग्रुप किया ना, देख, ग्रुप 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 ग्रुप, लाइक दैट. सो ग्रुप बनाना चालू किया ना. सो ग्रुप्स आर लाइक दिस, दीज आर रोज, राइट? तो 7 एलिमेंट्स, उसके बाद 8वां एलिमेंट रिपीट हो रहा है.
प्रॉपर्टी सेम आ रही है। और ये 7 सुरों जैसा था, सा रे गा मा पा धा नी के बाद वापस सा रिपीट होता है, तो 8वां सुर रिपीट होता है। वैसे ही इन्होंने बोला कि 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होती है, इसीलिए न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव्स, ऐसा म्यूजिकल नोट्स बोलते हैं ना, वैसे वो ऑक्टेव नाम जो है वो म्यूजिकल नोट से लिया गया। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू राइट डाउन। फर्स्ट मेक द स्टेटमेंट। इनके टेबल के ऊपर आपको ज्यादा जोर नहीं डालना है, बट द स्टेटमेंट यस 2 मार्कर में 100% पूछी जाएगी। प्लीज नोट इट डाउन। सो दिस इज हाउ बेसिकली द टेबल ऑफ न्यूलैंड लुक लाइक। ये 7 सुरों के साथ कंपैरिजन है, दिख रहा है। अब अगर आप नोटिस करो तो ये भाई साहब ने शुरू किया हाइड्रोजन एज द फर्स्ट एलिमेंट, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आपका जो फ्लोरीन है वो 8th एलिमेंट बना, उसकी प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि भैया ये एक दूसरे के साथ रखे जाएंगे। फिर सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम के साथ, मैग्नीशियम की बेरिलियम, एल्यूमिनियम की बोरॉन। और अगर आप आज का पीरियोडिक टेबल भी ध्यान दो तो उसमें भी आपको ये दोनों साथ में दिखेंगे, ये साथ में दिखेंगे, ये साथ में, ये साथ में, ये साथ में और ये भी साथ में। फिर उसके बाद देखो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ये साथ में है, मैच होता है। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, आज का पीरियोडिक टेबल अभी हम देखेंगे, आपको पता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं। सोडियम के नीचे पोटेशियम मैच हो रहा है, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम मैच हो रहा है, बट एल्यूमिनियम के नीचे क्या आ गया, क्रोमियम। मतलब कैल्शियम तक इनकी क्लासिफिकेशन बहुत बढ़िया चली, मतलब एटॉमिक मास 40 तक इनका बहुत बढ़िया रहा क्लासिफिकेशन, लेकिन उसके बाद ये क्लासिफिकेशन एकदम बेकार हो गया, बिकॉज बहुत सारे ग्रुप्स में डिसिमिलर एलिमेंट्स को रख दिया गया कि एल्यूमिनियम और क्रोमियम की प्रॉपर्टी कहीं पे भी मैच नहीं होती, लेकिन वो बोरॉन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम साथ में रखा जा रहा है। ठीक है, कैल्शियम और जिंक की प्रॉपर्टी कहीं मैच नहीं होती है, लेकिन कैल्शियम और जिंक को साथ में रखा जा रहा है, राइट। कोबाल्ट एंड निकल की प्रॉपर्टी किसी के साथ मैच नहीं होती है और उनको एक साथ एक ग्रुप में रखा जा रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, आपको ये देखना है कि इनकी पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन 40th मास तक बहुत बढ़िया, उसके बाद फेल, उसके बाद लिमिटेशंस। सो हेंस ये पीरियोडिक टेबल आपको बनाना नहीं, ये टेबल बनाना नहीं, बट व्हाट यू हैव टू नोट डाउन कि इसके लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो लिमिटेशंस के अंदर आपको किस तरीके से नोट डाउन करना है। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट लिमिटेशन, it was applicable only to the lighter elements having atomic mass up to 40 U, that is up to calcium. फिर second, it was assumed, ऐसा इनका मानना था कि अपुनिच भगवान है, कि 56 एलिमेंट्स के बाद इन्होंने ऐसा बोल दिया कि और कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा इनका मानना था। जिस दिन इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया उसके अगले दिन 4 एलिमेंट खोजे गए थे। ठीक है, सो इट वॉज अज्यूम्ड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन द नेचर एंड नो न्यू एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। तो इनका जो टेबल था या इनका जो क्लासिफिकेशन था वो फ्यूचरिस्टिक नहीं था, इसीलिए बहुत जल्दी ये अपने क्लासिफिकेशन में लिमिटेशन आ गया। फिर ये रहा, सम सिमिलर एलिमेंट्स हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर while some dissimilar elements have been placed in the same column, जो कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको यहां पर बताया, मैं वापस यहां आता हूं, देखो सम बोरॉन, एल्यूमिनियम के बाद क्रोमियम, डिसिमिलर एलिमेंट प्लेस्ड विद दिस गाइस, राइट। एंड यहां पर सिमिलर एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया, एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं थी, दैट वाज वन फाइन लिमिटेशन। एंड मेरे प्यारे दोस्त, जब नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ, नोबल गैसेस मतलब ऐसी गैसेस जो रिएक्ट नहीं करती हैं, आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, उन लोगों का इस टेबल के अंदर कोई स्थान नहीं था। दैट वाज द प्रॉब्लम विद दिस टेबल एंड इट वाज अ बिग प्रॉब्लम। तो रशियन साइंटिस्ट दिमित्रिव मेंडलीव, अच्छा रशियन साइंटिस्ट के साथ साथ एक और साइंटिस्ट थे
जिनका नाम था लोथर मेयर। तो लोथर मेयर ने भी दिमित्रिव मेंडलीव जैसा ही काम किया, लेकिन क्योंकि मेंडलीव ने पब्लिकेशन पहला कर दिया था, तो इसीलिए बुक्स के अंदर दिमित्रिव मेंडलीव का नाम पाया जाता है। काम लोथर मेयर का भी सेम उतने ही कैटेगरी का था, और शायद दिमित्री मेंडलीव से पहले हो गया था, ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है कि लोथर मेयर ने पहले कर दिया था वो क्लासिफिकेशन जो दिमित्री मेंडलीव ने किया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने पहले पब्लिश कर दिया। तो यहां पर माय डियर फ्रेंड मैं आपको बोलूंगा कि टाइम का क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में। यू गेट माय पॉइंट? किस टाइम पे क्या चीज एग्जीक्यूट करनी चाहिए, अगर आप उस पर लिंगर ऑन करते रहोगे तो हो सकता है वो टाइम निकल जाए और आपको जो एक्चुअली में नाम शोहरत मिलनी थी, वो क्योंकि आपने बैक सीट ले लिया, पब्लिश नहीं किया, इसीलिए आपको वो नाम और शोहरत नहीं मिलता है। एंड दैट इज ऑल्सो विद योर एकेडमिक्स माय डियर फ्रेंड। एकेडमिक्स में भी यही है, हम लिंगर ऑन करते रहते हैं, कल से शुरू करूंगा, परसों से शुरू करूंगा। यार आज नहीं करते हैं ये 40 मिनट स्प्रिंटर, हम लोग ना नेक्स्ट क्लास से करेंगे। वो लिंगर ऑन हो गया। अब होता क्या है, जिसने आज से स्टार्ट कर दिया वो आपसे 4 दिन आगे हो गया। अब जब वो आपसे 4 दिन आगे हो गया तो इन टोटलिटी जब वो फाइनल एग्जाम देने बैठेगा तो आपसे एटलीस्ट 8 से 9 दिन आगे होगा वो बच्चा, क्योंकि 4 दिन तो ऑलरेडी वो आपसे आगे था और उसका एटीट्यूड है कि भैया मेरे को लिंगर ऑन नहीं करना है। सो दैट इज वेयर लाइफ के अंदर टाइम जो है उसकी वैल्यू को आपको समझना है, और दिमित्रिव मेंडलीव जैसा एग्जीक्यूशन आपको अपने जीवन में लाना है। व्हाट इज दैट माय डियर फ्रेंड? ही स्टेटेड दैट physical and chemical properties of all elements are a periodic function of their atomic mass. That is what was the law of Dimitrov Mendeleev कि atomic masses, increasing atomic masses के basis पे अगर आप elements को arrange करते जाओ periodic table में, तो आपको एक ट्रेंड मिलेगा प्रॉपर्टीज के अंदर। अच्छा, वो प्रॉपर्टीज का ट्रेंड क्या था वो मैं आपको दिखाता हूं। आपको पता है आप लोगों ने वो कार्ड्स खेले हैं, WWE के कार्ड्स, क्रिकेट के कार्ड्स, पता है आजकल फुटबॉल के कार्ड्स आते हैं। क्या होता है, वो कार्ड्स आप बांटते हो और फिर उसके बाद वो कार्ड आपके पास आता है सचिन तेंदुलकर का, लेट्स से हाईएस्ट रन्स, तो आप वो बोलते हो हाईएस्ट रन्स, तो वो सामने वाले का जो भी कार्ड होता है वो कार्ड आपको मिल जाता है। ऐसे एक कार्ड गेम आती है। वैसे ही दिमित्री मेंडलीव ने उनके टाइम पे जितने एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स थे, ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स इनके पास थे, उन सब एलिमेंट्स के ऐसे कार्ड्स बनाए। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ये वाले कार्ड्स? देखो क्या है बनाए उन्होंने, लिथियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, बोरॉन ऑक्साइड, ऐसे उन्होंने ऑक्साइड्स के फॉर्म बनाए। अब देखो क्या ये वाला ऑक्साइड और ये वाले ऑक्साइड का फॉर्मूला मैच हो रहा है? Li2O Na2O। क्या ये वाले ऑक्साइड और ये वाले ऑक्साइड का फॉर्मूला मैच हो रहा है? तो उन्होंने बोला क्योंकि इनका फॉर्मूला मैच हो रहा है तो ये हो ना हो ये सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, ये भी सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाते हैं। फिर क्या इन लोगों के मैच हो रहे हैं? हाँ, क्या इन लोगों के मैच हो रहे हैं? क्या इधर दिख रहा है कि अच्छा ये अगर बहुत सारे ऑक्साइड्स दिखाता है तो ये भी बहुत ऑक्साइड्स दिखाता है, ये भी बहुत ऑक्साइड्स दिखाता है। फिर इधर देखो, इसका ऑक्साइड नॉट अवेलेबल, लेकिन इनका और इनका ऑक्साइड मैच हो रहा है, देखो। फिर इधर देखो, क्या ये लोग मेटल के साथ रिएक्ट करके अपना एक सॉल्ट बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड। तो ये सारे के सारे आपके क्या है बच्चा? सॉल्ट्स के फॉर्म है। तो इस तरीके से आपके मेंडलीव भैया ने ऐसे कार्ड्स बनाए और उन कार्ड्स के बेसिस पे उन्होंने उन एलिमेंट्स को अरेंज करना चालू किया। इज दैट ओके? तो इन कार्ड्स को नोटिस करते हैं पहले। सो लुकिंग एट दी properties and looking at the form of oxides, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में डाला एंड फाइनली रीच टू अ टेबल समथिंग लाइक दिस। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड द टेबल। आपको हेडिंग डालनी है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है? उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने वाले हम लोग। सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 groups,
8 ग्रुप्स, यहां इसको ऐसा लिखो, 8 कॉलम्स कॉल्ड एज ग्रुप्स, 8 कॉलम्स कॉल्ड एज ग्रुप्स कंटेन्स 6 रोज। देखो 1 2 3 4 5 6 रोज कॉल्ड एज पीरियड्स, कॉल्ड एज पीरियड्स। कॉलम्स को ग्रुप्स और रोज को पीरियड बोला गया। क्यों पीरियड बोला गया? क्योंकि नहीं, क्योंकि एक पीरियड के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी। पीरियड, प्रॉपर्टी रिपीट हुई तो रिपीट हुआ, फिर वापस पीरियड, प्रॉपर्टी रिपीट हुई, फिर वापस पीरियड, प्रॉपर्टी रिपीट हुई। तो व्हाई देयर इज दिस नेम इज दिस, व्हाई दिस नेम? बिकॉज एक कॉलम में एक ग्रुप बन रहा था ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, दैट्स व्हाई उनको ग्रुप बोला गया। और ये को पीरियड इसलिए बोला गया क्योंकि इस रो में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स थे उसमें कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी, तो इस पूरे ग्रुप को एक पीरियड बोल दिया गया, इस पूरी रो को, सॉरी। इज दैट क्लियर बच्चा? क्या ये कहानी समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखना, इसका पीरियोडिक टेबल इतना इंपॉर्टेंट क्यों बना? क्योंकि इसने फ्यूचरिस्टिक टेबल बनाया था। इसने बोला कि देखो भैया, आपको जब मैं एलिमेंट्स अरेंज कर रहा था ना, तो करते करते ना मेरे को पता चला कि एल्यूमिनियम के नीचे है ना कोई एक एलिमेंट फ्यूचर में आने वाला है, उसकी प्रॉपर्टीज मुझे दिख रही हैं कि है, कुछ तो है, समथिंग इज देयर, बट अभी वो खोजा नहीं गया है, तो मैं उसको एक गैप के फॉर्म में यहां पर रख रहा हूं। दैट वॉज द फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ऑफ मैंडलीव, और इसीलिए इसका इतना नाम है कि इसने सिर्फ अपने एलिमेंट्स के बारे में नहीं सोचा, इसने ये भी सोचा कि आने वाले समय में एलिमेंट्स खोजे जाएंगे। तो ऐसे 3 एलिमेंट्स का उसने गैप छोड़ा था। एक एल्यूमिनियम के नीचे, एल्यूमिनियम के नीचे, तो एल्यूमिनियम के नीचे वाले को नाम दिया गया एका एल्यूमिनियम। क्या नाम दिया गया? एका एल्यूमिनियम। और आज की डेट में मेरे प्यारे दोस्त, वो एका एल्यूमिनियम जो है ना वो गैलियम है, Ga। ऐसे ही सिलिकॉन के नीचे गैप छोड़ा था, सो एका सिलिकॉन। आज की डेट में उस एलिमेंट का नाम जर्मेनियम है। जर्मेनियम नाम सुनते ही बच्चा बोलता है सर जर्मन में पाया गया था, है ना? ऐसा थॉट प्रोसेस आता है, सर जर्मन में पाया गया था। यू आर वेरी क्लोज टू दैट। ये जर्मन में पाया नहीं गया था, लेकिन जर्मेनियम जिस बंदे ने खोजा था, ही वॉज फ्रॉम जर्मन, तो इसीलिए उसकी नेशनैलिटी के बेसिस पे जर्मेनियम। ऐसे ही आज की डेट में एक एलिमेंट सिंथेसाइज कर दिया गया है जिसका नाम है रुदरफोर्डियम। तो क्या वो रुदरफोर्ड ने ढूंढा था? नहीं, लेकिन उसका कोई प्रोसेस था साइंस का जिसका यूज करके वो एलिमेंट को सिंथेसाइज किया जा सका, तो उनकी याद में रुदरफोर्डियम रखा गया। ऐसे ही देयर इज अ एलिमेंट नेम आइंस्टीनियम। तो आइंस्टीनियम क्या है? सो दैट्स बेसिकली नथिंग बट आइंस्टीन के कोई थ्योरी में से यूज करके हमने उस एलिमेंट को सिंथेसाइज किया, तो उनकी याद में आइंस्टीनियम रख दिया गया। तो ऐसे हर एक एलिमेंट का अपना अपना कुछ कुछ हिस्ट्री है। बट आई वॉन्ट टू नो ओवर हियर, कितने लोगों को यह पता है कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा खोजा गया था? लेट्स टेक अ गेस ओवर हियर। ये तो आपको पता चल गया, एका एल्यूमिनियम एक गैप विच इज गैलियम टुडे, एका सिलिकॉन जर्मेनियम, और तीसरा गैप था एका बोरॉन। एका बोरॉन, बोरॉन के नीचे वाला एलिमेंट जो आज की डेट में स्कैंडियम के नाम से जाना जाता है, Sc 21st वाला जो एलिमेंट है। तो एक तो ये टेबल फ्यूचरिस्टिक था, ओके, गैप्स छोड़े हुए थे और उन गैप्स को नाम दिए गए, और आज की डेट में वो एलिमेंट्स खोजे भी गए और वो प्रॉपर्टीज, मैंडलीव ने जो प्रॉपर्टीज दी थी उसके साथ मैच भी हुई। दैट वॉज द ब्यूटी ऑफ दिस टेबल। बट माई क्वेश्चन ओवर हियर, फैक्ट्स, जस्ट ब्यूटिफुल फैक्ट्स। फैक्ट कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा खोजा गया था?
What was the first element to be found? First element to be found. या मैं ऐसा बोलूंगा, फर्स्ट एलिमेंट टू बी गिवन नेम एज एलिमेंट. ऑक्सीजन. एक्सीलेंट. कहीं पे पढ़ा है आपने ये चीज? गुड, बट नहीं है वो आंसर. यस, एनी गैसेस? हाइड्रोजन. क्यों ऐसा सोचा आपने? सब में है. एग्जैक्टली वो ही थॉट, बट गलत. यस, कार्बन. एक्सीलेंट यार. कहां पर पढ़ा आपने ये? वेयर हैव यू स्टडीड दिस? 10th में फर्स्ट एलिमेंट टू बी फाउंड वाज कार्बन. व्हाई डिड यू थिंक लाइक दिस? बिकॉज देयर इज अ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ऑलमोस्ट हर चीज कार्बन से बनी हुई है. आई विल टेल यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये भी गलत है. अब मैं आपको बताता हूं. द फर्स्ट एलिमेंट टू बी फाउंड वॉज वॉल्केनिक रॉक्स थे ना, उनके अंदर फास्फोरस के कंटेंट को हेनिक ब्रैड करके साइंटिस्ट था जिसने पहली बार देखा था. मतलब पहली बार ऐसा उसने वो रॉक्स के ऊपर काम कर रहा था और यूरिन होता है ना, यूरिन के कंडेंसेट के साथ काम कर रहा था. इन दो चीजों पे काम करते करते फर्स्ट एलिमेंट खोजा गया था जिसका नाम है फास्फोरस. है ना मस्त फैक्ट? स्कूल में जाके शो ऑफ करना, मजा आ जाएगा. ऐसे ही मैं आपको बोलता हूं, टेल मी व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट? मोस्ट abundant element in universe. Excellent. This is where your answer is right, my dear friend. Hydrogen is the most abundant element in universe. लेकिन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जैसे ये यूनिवर्स की जगह पे आप अर्थ क्रस्ट कर देते हो, तो माय डियर फ्रेंड आपका मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन बन जाता है. अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों कि हाइड्रोजन में मोस्ट अबंडेंस क्यों है यूनिवर्स के अंदर, और अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन क्यों सबसे ज्यादा है? तो मैं आपको अर्थ क्रस्ट का आंसर देता हूं, यूनिवर्स का आंसर आप ढूंढ के लाइएगा. क्या कहते हो? मजा आएगा. फैक्ट्स ऐसे नेक्स्ट क्लास में आप मेरे साथ इसके ऊपर चर्चा करिएगा. मैं अर्थ क्रस्ट का आपको आंसर देता हूं क्योंकि ये आपने सुना हुआ है. क्या आपको पता है ओर्स करके एक चीज होती है? हाँ, और ओर्स जनरली किसके बने होते हैं? ऑक्साइड्स के बने होते हैं. सो अर्थ क्रस्ट के अंदर यू हैव ओर्स ऑफ द एलिमेंट्स जिनके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी हो जाती है? ऑक्सीजन की हो जाती है. इसीलिए अर्थ क्रस्ट जब हम लेते हैं ऑक्सीजन, बट universe hydrogen. I would wait for you to tell me why. Abundance, largest quantity. हाँ बोलो. क्योंकि जैसे अब एग्जांपल के मुताबिक जैसे तो जेम्स वेब टेलीस्कोप साइंटिस्ट जब रेज भेजते हैं वो इन सारे एलिमेंट्स के चेक करते हैं, एंड स्पेसिफिकली हाइड्रोजन का, जिससे उधर लाइफ है उन सब के उनके वेव्स के मुताबिक वो पता चलता है. मेरे को इतने नॉलेज. हाँ, बट व्हाट आई एम आस्किंग इज व्हाई हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट. दैट्स हिज क्वेश्चन. तो वो आप ढूंढ के लाइएगा कि यूनिवर्स में हाइड्रोजन क्यों सबसे हाईएस्ट है, मिलेगा उसका आंसर. और आज की डेट में तो यार आहा ओहो क्या है अपने पास? गूगल और एआई. हाँ, तो यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट इससे क्या है, एटलीस्ट आपका जो हिस्ट्री है ना वो सुधरेगा. साइंटिफिक हिस्ट्री बनना चालू होगा तो कुछ अच्छा पढ़ोगे आप, डिवाइस का अच्छा यूज करोगे. अच्छा, मोस्ट अबंडेंट मेटल? अर्थ. मोस्ट अबंडेंट मेटल? हाँ बहुत बढ़िया. मैक्सिमम बच्चे यहां पर आयरन बोलते हैं. हाँ गलत है भाई. मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट मेटल इज बेसिकली एल्यूमिनियम. अब ये फैक्ट्स क्यों ऐसे फैक्ट्स हैं ढूंढ के लाइएगा. मैंने आपको एक फैक्ट इस तरीके से बताया कि आपकी सोच डेवलप हो,
बाकी दो के लिए पहले सोच डेवलप करो, फिर ट्राई टू गूगल इट. आई एम सेइंग इट, ट्राई टू गूगल इट. आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा है. यस, एग्जैक्टली. ये इसलिए है क्योंकि एल्यूमिनियम जो है, दिस इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉक्साइट ओर. अब ये जो बॉक्साइट होता है ना, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है. क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट है ना, उसका फॉर्मूला Al2O3 होता है. अब Al2O3 इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड, और इसीलिए वो सबसे ज्यादा बनता है अर्थ क्रस्ट के अंदर. एंड दैट इज व्हाई एल्यूमिनियम बिकम्स द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट. ये आंसर रहा. ये मैं वेट करूंगा, आप लोग मेरे साथ डिस्कस करोगे. मेरे पास तो है बट अभी नहीं, आप डिस्कस करें फिर मजा आएगा. पता है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे इस चीज को. चल, अभी के लिए वापस आते हैं. क्या आप लोगों ने ये वाला पार्ट लिखा? डिड यू राइट दिस? मेरिट्स ऑफ मैंडलीव्स टेबल. मेरिट्स ऑफ मैंडलीव्स टेबल. Merits of Mendeleev's table. First, you will write this. Right? Heading डाला merits of Mendeleev's table. Then write down these merits. Mendeleev was first to properly arrange and classify all the elements and was able to explain the periodicity in their chemical properties. Mendeleev left some gaps. अब यहां पर जब ये पॉइंट लिख रहे हो ना, तब यहां पर आप बेसिकली वो नोट डाउन कर लीजिएगा. एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन एंड एका बोरॉन. और आज की डेट में ये एलिमेंट्स क्या हैं वो प्लीज नोट डाउन करिएगा. आज की डेट में ये स्कैंडियम है, ये गैलियम है और ये जर्मेनियम है. राइट? नेक्स्ट देखो, दिस टेबल ऑल्सो अकोमोडेटेड नोबल गैसेस. नोबल गैसेस. और यही नहीं, इनके अरेंजमेंट के वक्त इन्होंने ये बताया कि भैया कुछ एलिमेंट्स है ना, उनका एटॉमिक मास सही कैलकुलेट नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जहां मैच हो रही है ना, उसके हिसाब से आपको एटॉमिक मास रखना है. और एक्चुअली में वो करेक्शन जब देखा गया तो वो सही था. तो दैट वाज द फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ऑफ मेंडलीव, माय डियर फ्रेंड. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. राइट डाउन दीज एलिमेंट्स, राइट डाउन दीज पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पूछे जाते हैं डायरेक्टली 2 मार्कर्स में. सो वट एवर कम्स विद मेरिट्स ऑल्सो हैज डीमेरिट्स. तो आपको डीमेरिट्स यहां पर देखने हैं. डीमेरिट्स में ही वॉज अनेबल टू लोकेट द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन. एंड ट्रस्ट मी, आज की डेट में भी हाइड्रोजन की पोजिशन जस्टिफाई नहीं हो पा रही है. आज की डेट में भी नहीं हो पा रही है. वो लिखने के लिए हम हाइड्रोजन यहां लिखते हैं, बट एक्चुअली में रियलिटी में ये हाइड्रोजन पहले ग्रुप के साथ भी प्रॉपर्टीज मैच करता है और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाले ग्रुप के साथ भी प्रॉपर्टीज मैच करता है. सो देयरफॉर द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल इन क्वेश्चन. तो हाइड्रोजन इज अ वेरी वेरी अतरंगी एलिमेंट. मेंडलीव की गलती नहीं है, आज की डेट में भी वो प्रॉब्लम है. सेकेंड, increase in atomic mass was not regular while moving from one element to another. Hence, the number of elements yet to be discovered was not predictable. Right? अब regular atomic mass increase हो रहा होता तो वो predict भी कर देता, but regular increase नहीं था, तो इसीलिए he could not predict most of the elements. Next, ये बहुत important. Mendeleev placed many elements in wrong order of their increasing atomic mass in order to place elements having similar properties in the similar group. Let me show you with an example over here. ये टेबल देखो, ध्यान से देखो, और इस टेबल को देखते देखते नोटिस करो कि कहां गलती हो रही है. एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हो रहा है.
फिर देखो इंक्रीज 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 इंक्रीज, फिर देखो इंक्रीज 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 इंक्रीज, हो रहा है, हो रहा है। यहां पर देखो लोचा हो गया। अब कोबाल्ट की प्रॉपर्टीज इस ग्रुप के साथ मैच हो रही है और निकल की इस ग्रुप के साथ, तो बोलता है भैया भाड़ में गया मेरा लॉ, मैं प्रॉपर्टीज को ज्यादा अकॉर्डेंस दूंगा और मैं मासेस को नहीं देखूंगा। अब तो उसने बोला मैं कोबाल्ट को पहले प्लेस करूंगा, निकल को बाद में, भले उसका एटॉमिक मास कम है, बट आई विल प्लेस इट आफ्टर बिकॉज इट इज मैचिंग दिस ग्रुप की प्रॉपर्टीज। फिर देखो, फिर देखो आगे देखो, ये बड़ा 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 बढ़ रहा है, फिर देखो बढ़ रहा है, सब जगह बढ़ रहा है, देखो ध्यान से देखो, बढ़ रहा है, देखो यहां पर ये 127 और ये 126। अब एक्चुअली में आयोडीन यहां आना चाहिए था, ये यहां आना चाहिए था, बट टेलुरियम इज मैचिंग विद दिस ग्रुप एंड आयोडीन इज मैचिंग विद दिस ग्रुप। तो बोलता है कि भाई ना, भाड़ में जाए मेरे लॉ, मेरे को प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेंस अपने ही लॉ को उसने कुछ जगहों पे डिस्टॉर्ट कर दिया, डिसओबे कर दिया, दैट्स वेयर उसका डीमेरिट आया। एंड माय डियर फ्रेंड, वो डीमेरिट बहुत अच्छे से और इंपॉर्टेंटली लिखना, Mendeleev placed many elements in wrong order of their increasing atomic mass in order to place the elements having similar properties in similar groups. अच्छा, इसके टेबल की तबाही कब मची सचे? इसके टेबल की तबाही कब मची? तबाही मची जब आइसोटोप्स आ गए। ओ ले, आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास। अब अगर आइसोटोप्स के हिसाब से बात करूं इस टेबल में, तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पास कार्बन का 12 भी है, कार्बन का 13 भी और कार्बन का 14। तो मेरे को कार्बन के 3 डब्बे असाइन करने पड़ेंगे ना, क्योंकि उनका एटॉमिक मास अलग अलग हो रहा है। ऐसे हाइड्रोजन 1 भी है, हाइड्रोजन 2 भी और हाइड्रोजन 3 भी। तो मेंडलीव बोला ना, आई एम डन, मैंने अपना जिंदगी निकाल दिया, अब जिसको जो करना है करो, मेरे हिसाब से मेरा टेबल ये है। अब अगर आइसोटोप्स आ गए हैं तो आई डोंट केयर। सो दिस वॉज द प्रॉब्लम, द डीमेरिट्स विद माय डियर फ्रेंड Mendeleev's टेबल। बहुत इंपॉर्टेंटली लिखिएगा, मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ Mendeleev's टेबल डायरेक्टली 1 marker, 2 marker और a 3 marker क्वेश्चन कैन बी देयर इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। हां, अगर मैं फाइनल एग्जाम की बात करूं, तो फिर इस पार्ट में से, Mendeleev तक के पार्ट में से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। बट yes, if this is the only chapter in your exam, yes, if this and one more chapter there in the exam, तो मेरिट डीमेरिट आने का फुल चांस है। हां, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में these statements can be given and can be written as statement 1, 2, 3, 4, और वो बोल सकता है out of these statements which statement is in accordance to Mendeleev's, in not with accordance with Mendeleev's, in accordance with Mendeleev's। तो वो लैंग्वेज को चेंज करके स्टेटमेंट्स बना सकता है। कॉम्पिटिटिव में इस तरीके से आपके साथ वो खेल सकता है, टेस्ट को इजी बनाने के लिए डाल सकते हैं। exactly। So this is how basically the demerits will go about. Please go ahead and write this down. So while you have written this, now you need to understand what are the types of questions that can be asked from this segment. So questions को देख लेते हैं एक बार. Let's understand the questions. Yeah. So question number 1, state Newland law of octaves. Question number 2, did Daubernier triads also existed in the columns of Newland's octaves? Compare and find. अब आप ऐसे ऐसे करोगे कि नहीं सर, कहाँ एग्जिस्ट करते थे? तो भैया आप न्यूलैंड के टेबल को पहले ध्यान से देखो तो सही, क्या आपको दिखना है ट्रायड? क्या आपको दिख रहा है? कहां गया वो? नहीं, एल्यूमिनियम बोरॉन नहीं, कैल्शियम। हाँ, सो दिस इज 1, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन
वो नहीं दिखेगा क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास ज्यादा हो जाता है, बीच में ये आ जाता है. सो यस, देयर वाज वन ट्रायड एग्जिस्टिंग, वन ट्रायड एग्जिस्ट कर रहा था न्यूलैंड के ऑक्टेव के अंदर. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, आउट ऑफ द 3 ट्रायड्स विच ट्रायड ऑफ व्हाट डॉबर्नियर एग्जिस्टेड इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, at the time of Mendeleev the number of elements known 63, right? Merits and demerits of Mendeleev periodic table. Besides gallium, which other elements have since been discovered that were left by Mendeleev's in periodic table? Scandium and germanium. एक तरीके का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है. दूसरा तरीका हो सकता है जिसके अंदर वो ये पूछे कि एका एल्यूमिनियम, एका गैलियम, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन एंड एका बोरॉन were the 3 gaps left by Mendeleev. These elements today are known as A, B, C, D respectively basically. तो आपको वो ऑप्शन अच्छे से मैच करना है और ढूंढना है. And that will be, my dear friend, the class for today. यहां तक आपको पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज समझने से पहले आपको यह समझना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट क्यों किया गया, बिकॉज एलिमेंट्स बढ़ रहे थे, और क्या सोच चल रही थी उस टाइम के एलिमेंट्स, उस टाइम के साइंटिस्ट के दिमाग में, कि सब लोगों ने एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना, जो आज की डेट में फॉल्स हो गया. आज की डेट में हम लोग एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानते हैं, और वो हेनरी मोजले का एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट क्लास में अपने देखेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो डेवलप हुआ. इज दैट ओके? सो विद दिस वी विल टेक अ लीव फॉर टुडेज क्लास.